तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो कैपेसिटर के बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो आज हम देखेंगे कि भाई कैपेसिटर के क्वेश्चंस किस तरीके के आते हैं, कैपेसिटर में क्या क्या टॉपिक होते हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट कैपेसिटर। तो कैपेसिटर में सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कैपेसिटर जो वर्ड है ना वो बना है कैपेसिटी से, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली आपकी जो कैपेसिटी है किसी भी कंडक्टर की, वो किस चीज़ की कैपेसिटी की बात कर रहे हैं हम, कि आखिर कोई भी कंडक्टर जो है या जो कोई भी कैपेसिटर है वो कितना चार्ज स्टोर कर सकता है, कितनी एनर्जी स्टोर कर सकता है, उसकी कैपेसिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैथमेटिकली जब देखा जाता है तो हमारा जो चार्ज स्टोर होता है वो Q इक्वल टू CV के इक्वल होता है। C फॉर कैपेसिटी, V फॉर वोल्टेज, Q फॉर चार्ज, ठीक है। अब यहाँ पर जो C है उसके बारे में अगर हम देखें तो ये Q अपॉन V हो जाएगी और ये कॉन्स्टेंट होती है, ठीक है। ये होती है किसी भी कंडक्टर की कैपेसिटी। दिस इज कैपेसिटी ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। ये चीज हमें समझनी होगी। अब उसके बाद ये जो C है, पहली बात तो वो चार्ज और वोल्टेज दोनों पे डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। थ्योरेटिकली ऐसा देखा जाता है कि इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ चार्ज आपका किसी भी कैपेसिटर पर जो है आप दे सकते हो, मतलब कोई लिमिट नहीं है उसकी थ्योरेटिकली, तो ठीक है। थ्योरेटिकली ऐसा बताए आप कर सकते हो। अब यहाँ पर ये होता है चार्ज के लिए कूलाम, V फॉर वोल्टेज, ठीक है, कूलाम वोल्टेज इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर बेसिकली एक होती है फैरेड, एक होती है स्टेट फैरेड। फैरेड होती है इसकी SI यूनिट कैपेसिटी की और स्टेट फैरेड CGS। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जो एक फैरेड होती है वो बेसिकली 9 × 10⁻11 स्टेट फैरेड के बराबर होती है। अब ये कहाँ से आया, देखो, एक कूलाम अपॉन 1 वोल्ट, तो एक कूलाम की जगह हम स्टेट कूलाम रखेंगे और स्टेट कूलाम में होती है 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम। और एक वोल्ट में कितना वोल्ट होता है, 1/300 स्टेट वोल्ट। हमें ये पता होना चाहिए कि स्टेट वोल्ट बड़ी यूनिट होती है, ठीक है, वोल्ट के केस में। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 9 × 10⁻11 स्टेट फैरेड। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अगली बात है कैपेसिटी ऑफ चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर, ठीक है। कोई भी स्फेरिकल कंडक्टर है अगर वो चार्ज है तो उसकी कैपेसिटी, तो कोई भी कंडक्टर की अगर हम कैपेसिटी की बात करें तो वो आपका जो पोटेंशियल होता है वो होता है KQ/R, ठीक है। मान लो इस पे चार्ज Q है, इसका पोटेंशियल V है, इसकी रेडियस R है, तो हमारा Q/V कैपेसिटी होती है जो R/K के बराबर होती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4πε0 R के बराबर, और ये होती है हमारी कैपेसिटी ऑफ एनी कंडक्टर इन एयर, ठीक है। ये बात हमें ध्यान रखनी होगी। अब एक चीज होती है कैपेसिटी ऑफ अर्थ, ठीक है। तो कैपेसिटी ऑफ अर्थ कहाँ से निकालेंगे, यहीं से निकालेंगे 4πε0 R से। तो जब यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे 4πε0 की कितनी होती है 1/9, या फिर मतलब बेसिकली 1/4πε0 की इतनी होती है, तो 4π की कितनी हो जाएगी 1/ इतनी, ठीक है, इनटू रेडियस होती है धरती की 6400, ठीक है। और 10 की पावर आपका यहाँ पर देखो 6400 मीटर होती है, तो किलोमीटर में निकालेंगे तो 3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 6.4 × 10⁶। तो यहाँ पर इस तरीके से जब हम कैपेसिटी निकालते हैं तो वो आती है 711 माइक्रोफेरेड। तो हम देख सकते हैं इतनी बड़ी धरती की हमारी जो कैपेसिटी आई है वो भी माइक्रोफेरेड में आई है। इसका मतलब जो फेरेड होती है वो बेहद बड़ी यूनिट है, और हमें ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो फेरेड होती है वो इतनी बड़ी यूनिट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो भी क्वेश्चन आएंगे उस समय माइक्रोफेरेड, पिकोफेरेड, ऐसी हमें चीज़ें देखने को मिलेंगी, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है। अब होता है एक चीज़ होती है एनर्जी स्टोर्ड इन कंडक्टर। देखो दो चीज़ होती है, एक होता है कंडक्टर और एक होता है कैपेसिटर। तो अभी हम कंडक्टर के लिए बात कर रहे हैं, कैपेसिटर के लिए नहीं कर रहे हैं। तो कंडक्टर में एनर्जी स्टोर कितनी होती है, जब आप किसी भी कंडक्टर पर चार्ज लेकर आ रहे हो और इस पर स्टोर करते जा रहे हो तो इस पर कितनी एनर्जी स्टोर हो सकती है, तो वो होती है हमारी Q²/2C, या फिर हाफ CV² या फिर हाफ QV, ठीक है। दिस इज द एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर। तो ये चीज अब यहाँ पर अगर हम बात करें स्फेरिकल कंडक्टर के लिए, तो स्फेरिकल कंडक्टर के लिए जो आपकी एनर्जी स्टोर होती है वो इतनी होती है, ठीक है, Q²/2, ठीक है। कैपेसिटी कितनी होती है स्फेरिकल कंडक्टर के लिए 4πε0 R। तो यहाँ से अगर हम देखें तो U की वैल्यू कितनी हो जाएगी KQ²/2R, है ना। KQ कहाँ से आया, हम यहाँ से देख सकते हैं कि ये जो चीज़ है, ठीक है, 1/4πε0, सॉरी, है ना, ये वाली चीज़ K हो जाएगी Q²/2R, ठीक है। तो इसको हम डायरेक्ट याद रख ले तो बेहतर रहेगा, क्योंकि हमें डायरेक्ट क्वेश्चन इसके देखने को मिलते हैं, ठीक है। और अगर हम इसको सॉल्व करें, आगे थोड़ा सा कन्वर्ट कर दें, इसको हाफ CV² के फॉर्मेट में लेकर आए, तो हम यहाँ पे कैपेसिटी की वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा RV²/2K, ठीक है। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। ये था हमारा कंडक्टिंग स्फीयर। अगर नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है तो उस केस में कुछ अलग चीज़ें होती हैं। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में क्या होता है, हमारा जो आपका नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में आपकी जो एनर्जी स्टोर होती है वो
देखो एक तो आपकी सरफेस पर हो गई, एक आपकी इनसाइड, क्योंकि नॉन कंडक्टिंग मतलब सॉलिड स्फीयर है तो उसमें चार्ज अंदर भी भरा जा सकता है। तो आपकी आउट और इन दोनों हो गई। इन की जो खास बात होती है वो ये होती है कि ये 20% होती है बाहर की एनर्जी के। तो इसका मतलब आपकी अगर आउट एनर्जी जो हमने निकाली अभी अभी वो इतनी थी, ठीक है, तो अंदर कितनी होगी इसका 20%, मतलब के क्यू स्क्वायर अपॉन 10R। तो दोनों को मिलाकर आंसर कितना आएगा 3 KQ² अपॉन 5R। तो हमने कई सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं कंडक्टर से रिलेटेड, ठीक है। अब यहाँ पर एक होती है चीज़ एनर्जी डेंसिटी। तो ठीक है, हम डेंसिटी से मतलब क्या होता है पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, कोई भी चीज़ पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि हमारी जो एनर्जी हो गई वो पर यूनिट वॉल्यूम निकाल रहे हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर हम डिवाइड कर देंगे तो हमारी जो एनर्जी डेंसिटी आएगी वो कितनी आएगी, वो आएगी ½ CV² डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पर एक चीज़ होती है शेयरिंग ऑफ चार्जेस, ठीक है। तो शेयरिंग ऑफ चार्जेस कब हमें समझना होगा, शेयरिंग ऑफ चार्जेस कब काम आता है, जैसे मान लो दो कंडक्टर है हमारे, एक ये 1, ठीक है, और एक दूसरा कंडक्टर। अगर हम यहाँ पर देखें शेयरिंग ऑफ चार्जेस के अंदर, ये हमारा कंडक्टर नंबर 1 है, ये हमारा कंडक्टर नंबर 2 है, हमने इन दोनों को कनेक्ट कर दिया। ये हमारा Q1 चार्ज है, ये हमारी डेंसिटी है, ये हमारा इस पे पोटेंशियल है, ये कैपेसिटी है, ठीक है, ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, और मान लेते हैं ये इसकी एनर्जी है। ऐसे ही इसका 2 ठीक है, Q2 सिग्मा 2 फलाना फलाना, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको कनेक्ट कर दिया। तो जब कनेक्ट करेंगे तो इसका चार्ज इस पर शेयर होगा, कब तक होता है, जब तक पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं हो जाता है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आप लोगों ने पढ़ा होगा तो पता होगा, वहाँ पर बताया गया था जब हमने कंडक्शन पढ़ा था कि वो तब तक होता है जब तक पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं हो जाता है। तो जब हम चार्ज कंजर्वेशन लगाते हैं तो हमें पता चलता है कि जो V कॉमन होता है, जो V आपका कॉमन आया है दोनों के बीच में, वो आता है C1V1 C2V2 अपॉन C1 प्लस C2, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं जो हमारा पोटेंशियल होता है दोनों का वो हो जाएगा Q टोटल अपॉन C टोटल, ठीक है। ये चीज़ हमें समझनी होगी। अब हम यहाँ पर स्फेरिकल कंडक्टर के लिए बात करें तो हमारा जो V कॉमन होता है वो होता है R1V1 प्लस माइनस R2V2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, मतलब वो रेडियस हो जाएगी C की जगह, ठीक है। ये चीज़ हमें समझनी होगी। तो ये हमारा V कॉमन हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर जब हमने कंडक्टर को जोड़ दिया है तो उस केस में क्या होता है कि एक का चार्ज आपका दूसरे पर ट्रांसफर होगा। तो आपका क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो नया चार्ज है वो कितना होगा, तो Q1 डैश कितना होगा, C1 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू Q टोटल, ठीक है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर समझनी होगी, ओके। या फिर आपका ऐसे कह सकते हो R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू Q टोटल, ठीक है। इस तरीके से हम दोनों को कह सकते हैं, ठीक है। ये C1 अपॉन C1 प्लस C2, ये R1 अपॉन R1 प्लस R2। तो दिस इज द चार्ज ऑफ फर्स्ट कंडक्टर आफ्टर शेयरिंग ऑफ चार्ज। ये हमारा दूसरे का है, ठीक है, सॉरी पहले का ही है, ये आपका कैपेसिटी के टर्म में है, ये रेडियस के टर्म में है, ठीक है। तो शेयरिंग के बाद दूसरे का कितना होगा, वही फंडे हैं सब जो कंडक्शन के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़े थे, ठीक है। एक चीज़ होती है जब हम शेयरिंग करते हैं उसमें एक चीज़ होती है हीट लॉस, ठीक है। तो हीट लॉस का क्या फिनोमेना है, हीट लॉस का हमें देखना होगा डेल्टा U जो होता है हमारा U फाइनल माइनस U इनिशियल, ठीक है। U फाइनल माइनस U इनिशियल, इनिशियल एनर्जी हमारी कितनी थी, हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर थी। तो U फाइनल कितनी हो जाएगी, क्योंकि अब पोटेंशियल सेम है तो दोनों जुड़ चुके हैं, कैपेसिटी दोनों की जुड़ जाएगी और पोटेंशियल अब की बार कॉमन वाला है, ठीक है। तो U फाइनल और U इनिशियल जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें जो रिजल्ट मिलता है डेल्टा U का वो काफ़ी ज़्यादा मतलब एक देखो एक तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, ये हमें ध्यान रखना होगा, V1 इसका होल स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से हमें चीज़ों को यहाँ पे समझना होगा, ओके। तो ये हमारा जो यहाँ पे रिजल्ट हमें देखने को मिलता है कि हमारी जो डेल्टा U है, ठीक है, वो बेसिकली हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 V1। देखिए ये C1 क्या है, पहले कैपेसिटर या पहला कंडक्टर उसकी कैपेसिटी, और जो V1 है वो पहले वाले के वोल्टेज है, ठीक है। तो हमारी डेल्टा U इस तरीके से हमें देखने को मिलती है। अब इसको याद रखना जरूरी नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि हम ऐसे हमेशा निकाल लेंगे, ठीक है। उसको याद रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, हम हमेशा ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, जब हम अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे तो हम देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम, तो किसी भी सिस्टम की जो टोटल कैपेसिटी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, दोनों को ऐड कर सकते हैं, C1 प्लस C2, जो C टोटल होगी
वो होगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 प्लस R2। ये स्फेरिकल कंडक्टर के लिए है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे समझनी होगी और हम इस तरीके से क्वेश्चंस को यहाँ पे, तो हम यहाँ पर अभी देखने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस वगैरह देखते हैं यहाँ के, ठीक है। तो जो भी हमने पढ़ा है उसके ऊपर कैसे क्वेश्चंस हमें देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हम यहाँ पर देखने को मिलेगा वो हम डेल्टा यू का ही कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि जो कैपेसिटर था उनको आपने चार्ज किया 100 वोल्ट के पोटेंशियल पे, फिर आपने उसको एक रजिस्टर के अक्रॉस लगा दिया। अगर आप किसी कैपेसिटर को रजिस्टर के अक्रॉस लगाएंगे तो वो डिस्चार्ज होगा, ठीक है। तो अब जो उसका पोटेंशियल है कैपेसिटर के अक्रॉस वो घटने लगेगा, ठीक है। और घटने लगेगा तो 1 सेकेंड के बाद, ध्यान रखना कैपेसिटर बहुत ज़्यादा जल्दी डिस्चार्ज होता है, ठीक है। तो 1 सेकेंड के बाद जो कैपेसिटर का पोटेंशियल हो जाता है वो 80 वोल्ट हो जाता है। तो हमें बताना है डेल्टा यू कितना होगा, यानी कि कितना जो स्टोर्ड एनर्जी है वो कितनी डिसिपेट हो चुकी है, या सीधे सीधे डेल्टा यू हमें यहाँ पे निकालना है, लॉस निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे लॉस? पहले यू इनिशियल निकालेंगे, फिर यू फाइनल निकालेंगे, या फिर उस फॉर्मूले को लगा सकते हैं, पर बेस्ट है कि हम यू इनिशियल और यू फाइनल को यूज करें, जिससे हमारा जो है क्वेश्चन आसानी से होगा। जो हमारा यू इनिशियल होगा वो कितना होगा? यू इनिशियल जो होगा वो बेसिकली एक ही कंडक्टर है, मतलब एक ही कंडक्टर है तो हाफ सी वी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और जो यू फाइनल है वो कितना हो जाएगा? आपका जो फाइनल वोल्टेज हो जाएगा वो। तो हमें निकालना क्या है? हमें निकालना था फ्रैक्शन ऑफ स्टोर्ड एनर्जी विच हैज़ बीन डिसिपेटेड। तो हमें डेल्टा यू पहले निकालना है। तो डेल्टा यू कैसे निकालें? डेल्टा यू होगा फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। तो माइनस इनिशियल, अच्छा हमें निकालना क्या था? हमें फ्रैक्शनल एनर्जी लॉस निकालना था, मतलब डेल्टा यू डिवाइडेड बाई आपका टोटल यू, ठीक है। तो वो कितना है? हाफ सी वी नॉट का स्क्वायर है, ठीक है। तो हाफ सी वी सबसे गया, तो आपका कितना बचा? वी फाइनल जो हमारा कितना है? देखिए बेसिकली हमें जो है एनर्जी आपकी, क्योंकि शुरू में ज़्यादा थी बाद में कम हो जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए हम शुरू में आपका 100 वोल्ट लेंगे, ठीक है, और बाद में कितना लेंगे? 80, ठीक है। और आपकी शुरू में कितनी थी? 100 थी। तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो 10,000 में से इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा? 6400, तो यहाँ पे 3600 बचेगा, ठीक है। ऐसे ही हम यहाँ पे इसको घटाएंगे तो ऐसे हमारा जो आंसर बचेगा वो कितना बच जाएगा? हम इसको काटेंगे तो हमारा जो आंसर है वो यहाँ पर आपका फाइनल आंसर हम इजीली निकाल लेंगे, ठीक है। तो डेल्टा यू बाई यू हमने यहाँ से निकाल लिया। ये है क्या? फ्रैक्शनल एनर्जी लॉस, ठीक है। तो यहाँ से हमने इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब हम अगला क्वेश्चन करें तो क्वेश्चन है कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर। अगर 2 सेंटीमीटर रेडियस का एक स्फीयर है तो उसकी एनर्जी क्या होगी अगर उसको 300 वोल्ट तक चार्ज किया गया है? तो हमारी जो एनर्जी होती है वो हाफ सी वी स्क्वायर होती है। तो हाफ कैपेसिटी कितनी है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, इधर वोल्टेज का स्क्वायर, तो यहाँ पर ये हो जाएगी आर वी स्क्वायर अपॉन 2K, ठीक है। अब हमारी जो रेडियस है वो कितनी है? वो है 2 सेंटीमीटर, यानी कि 2 × 10⁻², ठीक है। 300 × 300 क्योंकि वोल्टेज इतना ही है, अपॉन 2 × 9 × 10⁻9, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर ये हो जाए। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो कितना आ जाएगा? तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 10⁻⁻7 जूल। इस तरीके से हम यहाँ पर देख सकते हैं कि कैसे हम यहाँ पे एनर्जी और कंडक्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये हमारे कंडक्टर के क्वेश्चंस थे। अब जो हम करने जा रहे हैं ना वो हम कैपेसिटर के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कैपेसिटर हम स्टार्ट कर रहे हैं। कैपेसिटर में हम सबसे पहले पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को देखना चाहते हैं, ठीक है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमें जो देखने को मिलेगा वो ये मिलेगा कि जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है बेसिकली, ठीक है, ऐसे हमारे मान लो 2 प्लेट हमने रख दी पैरेलली और ये हमारा बन गया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो होता है ना, इसकी जो कैपेसिटी होती है वो होती है आपकी, जब हम इसको निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह से सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट से, तो हमारी जो कैपेसिटी होती है वो Q अपॉन V हो जाएगी, ठीक है। और ये हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, ठीक है।
तो हमारी जो कैपेसिटी आई वो बेसिकली किस पे डिपेंड कर रही है, एरिया पर और डिस्टेंस बिटवीन दी प्लेट्स। तो यहाँ से हमारी जो कैपेसिटी है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, वो डिस्टेंस बिटवीन दी प्लेट एंड एरिया ऑफ प्लेट्स पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, और मीडियम पे भी डिपेंड कर रही है, क्योंकि अगर हमने यहाँ पे कोई और मीडियम भर दिया तो ये एप्सिलॉन नॉट की जगह पर कोई और मीडियम आ जाएगा, ठीक है, उसकी एप्सिलॉन आ जाएगी। तो ये हमें ध्यान रखना है। अब हमें जो है बेसिकली आपको ध्यान, आगे मैं डाइलेक्ट्रिक के बारे में कुछ बताऊंगा, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक के बारे में हम पढ़ेंगे, तो हमें जैसे मान लो एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि जो एरिया है ना वो ओवरलैपिंग एरिया है, ठीक है। मान लो आधी ही प्लेट ओवरलैप कर रही है, ठीक है, तो हमारा जो ओवरलैपिंग एरिया है वो कम हो जाएगा। मान लो हमें नहीं बताया आधी कर रही है या फिर कितनी ओवरलैप कर रही है, तो ओवरलैपिंग एरिया कम हो जाएगा तो कैपेसिटी भी कम हो जाएगी, क्योंकि वो डिपेंड करती है सीधी सीधी एरिया पर, है ना। डिस्टेंस तो हमारी सेम है, मतलब हमने ऐसा क्वेश्चन लिया, पहले आपका कुछ 2 प्लेट थी, फिर हमने जो है उस प्लेट्स को बेसिकली क्या किया, हमने उन 2 प्लेट को पहले थी, फिर हमने उनको ओवरलैप एरिया आगे पीछे कर दिया, तो हमारी कैपेसिटी कम हो जाएगी, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे, तो हमारा जो होता है वो एक होता है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में भी बहुत सी चीज़ें पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज़ होती है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। ये टाइप्स ऑफ कैपेसिटर की कहानी चल रही है, मतलब हम यहाँ पर एक ब्रीफ ओवरव्यू ले रहे हैं पैरेलल प्लेट का, फिर अब सिलेंड्रिकल का ले रहे हैं, ठीक है, ऐसे ही स्फेरिकल। तो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर के बारे में कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बिल्कुल नहीं होता है। ये कुछ इस तरीके की सिचुएशन होती है यहाँ पे, ठीक है। तो बेसिक सिलेंड्रिकल कैपेसिटर आपके कुछ ऐसा होता है, देखो जैसे ये है, ठीक है। तो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, जो कैपेसिटर होता है उसकी जो कैपेसिटी होती है एयर में वो कितनी होती है, देखो कैपेसिटी हमेशा चार्ज अपॉन पोटेंशियल ही होती है। तो अगर हमें डेरिवेशन करना है ना, ठीक है, तो अगर जैसे बोर्ड का पेपर कभी दिया है तो हमें डेरिवेशन करना होता है कैपेसिटी का, तो हमेशा चार्ज अपॉन वोल्टेज लाना पड़ता है। तो चार्ज अपॉन वोल्टेज जब हम लाते हैं इसका, तो हमें डायरेक्टली यहाँ पे जो रिजल्ट मिलता है वो मैं लिख देता हूँ, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल, एल फॉर यहाँ पर क्या है बेसिकली इसकी लेंथ है, देखो ये वाली, ठीक है, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एल डिवाइडेड बाई एल एन R2 बाई R1, ठीक है। एल एन क्या है, नेचुरल लॉगरिथम है। तो ये हो गई कैपेसिटी। अब मीडियम में जो होती है वो होती है 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर एल अपॉन एल एन R2 अपॉन R1। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी होगी, ठीक है। तो ध्यान रख पाए तो बेहतर है, नहीं इतना ज़रूरी भी नहीं है। अब यहाँ पर आपका अगला जो होता है इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है स्फेरिकल कैपेसिटर। सबसे ज़्यादा तो वो हमारा हो गया आपका कौन सा, पैरेलल प्लेट, दूसरे नंबर पे स्फेरिकल, तीसरे पे सिलेंड्रिकल होता है इंपॉर्टेंस के हिसाब से। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट है आपका स्फेरिकल, ठीक है। तो स्फेरिकल वाला क्या है बेसिकली, जब हम 2 स्फीयर को ले आएंगे, देखो कंडक्टर तो हमने पढ़ लिया, लेकिन कैपेसिटर के केस में क्या होता है आपका, इस तरीके से हमने मान लो 2 स्फीयर को पास में ले आए, ठीक है, तो अब इनके बीच में चार्ज स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली एक की रेडियस R2, एक की रेडियस R1, वही वाला फंडा है। तो यहाँ पर जब हम निकालेंगे इसकी कैपेसिटी, तो इसमें 2 सिचुएशंस होती हैं, ठीक है। तो पहली सिचुएशन होती है आपकी कौन सी वाली, जब आउटर स्फीयर को आपने अर्थ हिट किया हो, ठीक है, जब आउटर स्फीयर आपने अर्थ किया हो, जब बाहर वाले स्फीयर को जब हम अर्थिंग पे लगा देते हैं, तो हमारा जो बाहर वाला स्फीयर है उसका पोटेंशियल, जो भी हम स्फीयर को अर्थिंग करेंगे उसका पोटेंशियल 0 हो जाता है। ये बात हमें ध्यान रखनी है। तो मान लो बाहर वाला पोटेंशियल B है, अंदर वाला A है, तो बाहर वाले जो स्फीयर है उसका 0 हो जाएगा पोटेंशियल, क्योंकि हमने उसको अर्थिंग पे लगाया है। तो वहाँ पर जो कैपेसिटी बनेगी, जो कैपेसिटी आएगी वो आएगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो मैं डायरेक्ट किसी मीडियम के अंदर लिख रहा हूँ जिससे हमें एक ही बार में नेट फॉर्मूला समझ में आ जाए। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R, ठीक है, R1 R2 डिवाइडेड बाई R2 माइनस R1, ठीक है। ये हमारी कैपेसिटी, ये हो गई आउटर स्फीयर जब अर्थिड है। दूसरा केस हो गया जब इनर स्फीयर अर्थिड है, इनर स्फीयर इज अर्थिड, ठीक है। जब आपने इनर स्फीयर को अर्थ कर दिया तो उस केस में अंदर वाले स्फीयर का पोटेंशियल 0 हो जाएगा। तो उस केस में जो हमारी पोटेंशियल आएगी वो कितनी आएगी, जो उस केस में पोटेंशियल आएगी मतलब जो पोटेंशियल अंदर की 0, तो हमारा जो कैपेसिटी आएगी आपके पूरे उस स्फेरिकल कैपेसिटर की वो कितनी आएगी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R, ठीक है। यहाँ तक सेम है, बस यहाँ पे ध्यान रखना है R2 का स्क्वायर, अंदर वाले की इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगी फिर, ठीक है, और नीचे सब कुछ सेम रहेगा। तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है फॉर्मूले में, तो हम इसको याद भी रखना चाहें तो रख सकते हैं।
आगे अगर हम बढ़ें तो हम यहाँ पर देखेंगे अगला जो ये तो हमारा हो गया टाइप्स ऑफ कैपेसिटर वाला टॉपिक। अगला जो टॉपिक आता है वो होता है एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। हमने देखो कंडक्टर के अंदर एनर्जी स्टोर्ड देखी थी, हाफ सी वी स्क्वायर, है ना, वो सब हमने देखा था। और लेकिन अभी हम देख रहे हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, वो कंडक्टर था, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। मान लो ये हमारा एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और इस तरीके से हमने यहाँ पर एक की लगाई है और हमने एक बैटरी लगा दी है। हम क्या कर रहे हैं, इस बैटरी से इस कैपेसिटर को चार्ज करना चाहते हैं, ठीक है। तो इसमें चार्ज स्टोर हो जाएगी और वो एनर्जी स्टोर हो जाएगी। तो बेसिकली कितनी एनर्जी स्टोर होगी, वो सेम होगी जो वहाँ पर थी, Q²/2C, हाफ सी वी स्क्वायर या फिर हाफ क्यू वी, ठीक है। बिल्कुल सब कुछ सेम है, कुछ भी अंतर नहीं है, ठीक है। तो कैपेसिटर के जो फॉर्मूले है ना वो याद रखना बड़ा आसान है, क्योंकि सब चीज़ों के ना फॉर्मूले लिंक हैं, एक जैसे हैं लगभग। अब हम आगे अगर बढ़ें तो हमारा जो अगला फंडा होता है वो होता है वर्क डन का। ये तो हो गई एनर्जी स्टोर कितनी हो गई। एक चीज़ होती है वर्क डन, मतलब जो चार्ज आपका बैटरी से कैपेसिटर तक जा रहा है तो कितना वर्क डन हो रहा है। तो वो बेसिकली हमें ध्यान रखना है, जो वर्क डन होता है वो होता है क्यू वी के बराबर। जितना भी चार्ज ट्रांसफर हुआ है वो इनटू पोटेंशियल, या फिर सी वी स्क्वायर के बराबर, या फिर Q²/C के बराबर। ये हमारा वर्क डन यहाँ पर हो जाएगा, मतलब 2 गुना हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। देखो वर्क डन हमारा, देखो अगर 1 कूलम चार्ज को ट्रांसफर करने के लिए वर्क डन हमारा V वोल्टेज लगेगा, ठीक है। तो इसका मतलब अगर Q कूलम चार्ज जा रहा है तो Q भी हो जाएगा। वैसे भी वर्क डन Q इंटू V होता है, हम जानते हैं। एनर्जी हाफ Q भी है बट लेकिन वर्क डन Q भी है तो 2 गुना है उसका, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है। तो आखिर हमें क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि बैटरी से तो आपका 2 गुना वर्क निकल रहा है, मतलब 2 गुना एनर्जी निकल रही है, लेकिन इसके अंदर आधी एनर्जी स्टोर हो रही है। तो बची हुई कहाँ गई, वो जाती है बेसिकली हीट लॉस में, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हमसे पूछा जाता है कभी कि भाई हीट लॉस कितना होगा, तो हीट लॉस जो होगा, जो भी हमने वर्क किया है ना उसमें से आपका, जो भी बैटरी ने वर्क किया है उसमें से जो एनर्जी स्टोर हुई होगी उसको माइनस कर देना है बस, ठीक है। तो कितना हीट लॉस होता है, हाफ सी वी स्क्वायर का, ठीक है। देखो क्योंकि ये सी वी स्क्वायर है, उसमें से आधा गया तो आधा ही तो बचेगा, या फिर Q²/2C का, या फिर हाफ इंटू क्यू वी का, ठीक है। दैट्स इट। सॉरी। अब यहाँ पर जो होता है बेसिकली हमें ध्यान रखना है, ये आपका रेजिस्टेंस वगैरह पे डिपेंड नहीं करता है, हम रेजिस्टेंस की कोई बात नहीं कर रहे हैं, ये फिक्स है, ठीक है। अब अगली चीज होती है एनर्जी डेंसिटी। जैसे हमने कहा देखा था कंडक्टर में, तो ऐसे ही यहाँ पर भी होती है एनर्जी डेंसिटी इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। तो जो एनर्जी डेंसिटी होती है वो क्या होती है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अब हमारी जो एनर्जी है वो हाफ सी वी स्क्वायर है, और जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा, क्योंकि स्फीयर क्योंकि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है। तो वॉल्यूम यहाँ पर एरिया और जो भी आपका डी उनके बीच में सेपरेशन है वो, तो वॉल्यूम निकालना है हमें, तो ये हो गया हमारा यूवी, जैसे वहां पर भी था, ठीक है। वहां पर फर्क कितना था कि वो स्फीयर कंडक्टर का देख रहे थे, तो वहां पर वॉल्यूम हम उस हिसाब से ले रहे थे, ठीक है। तो ये हमारा जो हो जाएगा, जब हम इसको लेकर आएंगे तो वो हो जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट V²/D², ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व करके लाते हैं तो हमारा ये ऑप्शन आता है, और हमें ये पता होना चाहिए कि वोल्टेज डिवाइडेड बाई डी जो सेपरेशन होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो हमारा जो यू वी है वो बेसिकली हाफ एप्सिलॉन नॉट ई का स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है, ई फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो हमारे डायरेक्ट काम आता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें थोड़ी सी माइंड में डायरेक्टली रखनी होती है। अब यहाँ पर जो यू वी है, अगर हम उसको देखें तो हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को, क्योंकि हमारा क्या है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, तो हम दोनों प्लेट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको पैरेलल, क्योंकि हमने सीट का देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड गॉस के हिसाब से, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आई थी, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर कर दें तो यू वी का दूसरा फॉर्मेट आ जाएगा σ²/2ε0। तो हमने एनर्जी डेंसिटी के अलग अलग फॉर्मेट देखे, ठीक है। तो यूवी के हमने जो फॉर्मेट देखे, नंबर 1 फॉर्मेट देखा आपका हाफ एप्सिलॉन नॉट ई का स्क्वायर, व्हाट इज ई, इलेक्ट्रिक फील्ड। जब दूसरा जो देखा वो देखा σ²/2ε0, और दोनों ही डायरेक्टली काफ़ी ज़रूरी है याद रखना। यूवी क्या है, यूवी है आपकी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम या फिर एनर्जी डेंसिटी, और किसकी, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ होती है फोर्स बिटवीन दी प्लेट्स, ठीक है। तो फोर्स बिटवीन दी प्लेट्स के बारे में हमें जो बात समझ में आनी चाहिए वो ये आनी चाहिए, क्योंकि देखो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो फोर्स तो होगा ही, क्योंकि F होता है Q इंटू ई, है ना, हमने पढ़ा था ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में QE, ठीक है, ऐसी कुछ चीज़ें पढ़ी थी। तो यहाँ पर जो फोर्स होता है बेसिकली, फोर्स तो देखो वेक्टर है, तो यहाँ पर जो फोर्स होगा वो हो जाएगा Q²/2A∈0, ठीक है। ये कहाँ से आया, हमने E की वैल्यू को रख दिया है यहाँ पे, ठीक है। E क्या होता है, E होता है σ/2ε0, ठीक है, और सिग्मा क्या होता है Q/A, तो ये कितना हो जाएगा
क्यू स्क्वायर हो जाएगा टोटल, है ना। तो फोर्स हमारा इस तरीके से हो गया है। 1-2 का मतलब क्या है, क्योंकि दो प्लेट है, ठीक है। अगर एक प्लेट को हम 1 ले गए, एक को 2 ले लें, तो इसका मतलब क्या है आपका, पहले पर दूसरे की वजह से, और ऐसे ही F21 यानी कि दूसरे पर पहले की वजह से, ठीक है। तो वो दोनों ही सेम होंगे, हम हमेशा जानते ही हैं, तो ये चीज़ हमें समझनी होगी, ठीक है। अब फोर्स को हम अलग अलग तरीके से मॉडिफाई करके लिख सकते हैं। जैसे फोर्स को हमने एक बार लिखा क्यू स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, एक बार हमने ऐसे लिखा। दूसरे तरीके से हम कैसे लिख सकते हैं, दूसरे तरीके से हम लिख सकते हैं सिग्मा स्क्वायर a अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तीसरे तरीके से हम कैसे लिख सकते हैं, तीसरे तरीके से हम लिख सकते हैं सिग्मा a अपॉन 2 ई नेट। चौथे तरीके से हम लिख सकते हैं q अपॉन 2 ई नेट, ठीक है। दिस इज द टाइप ऑफ फोर्स जो हम अलग अलग उसको करके लिख सकते हैं। देखो हमने चेंज करते गए, हम यहाँ पे सिग्मा ए को हम क्यू लिख सकते हैं, ठीक है, क्यू स्क्वायर, और इसको हम क्यू अपॉन ए को क्या लिख सकते हैं, सिग्मा लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने उसको बस चेंज कर दिया है, ठीक है। तो हमने ऊपर ए से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी, तो आपका ये चेंज कर दिया है। तो बस इतना किया है, इसमें कुछ भी अलग हमने नहीं किया है। अब यहाँ पर इसके अलग अलग फॉर्मेट हो गए, याद रखने की जरूरत नहीं है, बस एक ही फॉर्मूला याद हो गया तो हम बाकी सब भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है। तो प्रेशर होता है हमारा फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। तो प्रेशर हो जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, या फिर सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो प्रेशर के बारे में भी हम देख सकते हैं, जो भी फोर्स के फॉर्मूले हैं सबको हम प्रेशर के फॉर्मूले में ला सकते हैं। अब अगली जो चीज़ होती है इसके अंदर, वो होती है डाई इलेक्ट्रिक, ठीक है। तो हम क्वेश्चंस तो अभी बाद में करेंगे, लेकिन वो सारी चीज़ें पहले समझना ज़रूरी है जो आपकी मतलब क्वेश्चंस को हेल्प करेंगी सॉल्व करने में। तो डाइइलेक्ट्रिक क्या चीज़ है, देखो डाइइलेक्ट्रिक एक इंसुलेटर होता है। पहली चीज़ तो ये जो है ना, ये एक इंसुलेटर है, ठीक है। अगर कोई इंसुलेटर को आप किसी बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हो, ठीक है, तो उसके अंदर जो चार्ज पार्टिकल है उनका डिस्प्लेसमेंट होने लगता है, उसके अंदर जो भी चार्ज पार्टिकल है उनका डिस्प्लेसमेंट होने लगता है, और जो इंसुलेटर है वो मतलब नए तरीके का उसमें चार्ज कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है, ठीक है। उसी को डाइइलेक्ट्रिक कहते हैं। जब आपने किसी भी इंसुलेटर को बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जो नया इंसुलेटर हमें मिलेगा वही आपका डाइइलेक्ट्रिक कहलाता है, ठीक है। अब ये जो इंसुलेटर होते हैं जिसमें चार्ज डिस्प्लेस हो जाती है माइक्रोस्कोपिकली, मतलब बहुत छोटे लेवल पे ही बात कर रहे हैं, तो उसी को डाइइलेक्ट्रिक कहते हैं। डाइइलेक्ट्रिक क्या है, इंसुलेटर है जिसको आपने किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया है और उसके अंदर चार्जेस का डिस्प्लेसमेंट हो गया है। अगली जो चीज है दैट इज पोलराइजेशन ऑफ डाइइलेक्ट्रिक, ठीक है। तो पोलराइजेशन ऑफ डाइइलेक्ट्रिक की अगर हम बात करें, तो पोलराइजेशन ऑफ डाइइलेक्ट्रिक स्लैब का मतलब क्या है, मतलब आपने क्या किया, अब हम उसको पढ़ रहे हैं, मतलब जो हमने अभी डेफिनेशन देखी ना उसको हम यहाँ पे पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम लेक्चर्स में देख रहे होते हैं, जब आपने लेक्चर्स अगर देखे होंगे कैपेसिटर के, तो वो हमने पढ़ा था कि जब हमने किसी डाइइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो डिस्प्लेसमेंट हुआ किस तरीके से था। तो यहाँ पर जो आपका डिस्प्लेसमेंट होता है, वहाँ पर जो आपका एक नई चीज़ आती है वो होती है ई इंड्यूस्ड। अगर हमें याद हो तो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर देखा था इंडक्शन के अंदर क्यू इंड्यूस्ड, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड भी होता है, ठीक है। तो अच्छा पहले क्यू इंड्यूस्ड का फॉर्मूला हम याद कर लेते हैं। इंडक्शन के अंदर हमने देखा था इलेक्ट्रिक स्टैट में जो आपका क्यू इंड्यूस्ड होता था वो इस तरीके से हमारा आता था, ठीक है। तो हमारा जो ई इंड्यूस्ड है वो बिल्कुल इसका रेप्लिका है, ठीक है। तो हमें याद रखने में कोई खास दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड हो गया। ये इंड्यूस्ड क्या है, बेसिकली देखो जब हम यहाँ पर भारी इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से लगाकर रखे हैं, मतलब ये हमारी प्लस प्लस है, ठीक है, और ये मान लो माइनस माइनस है, तभी डायरेक्शन आपकी प्लस से माइनस की तरफ होगी, है ना, राइट में। अगर इसके अंदर कुछ चार्जेस थे तो वो अपोजिट कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कर लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली क्या होगा, जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर हुआ होगा वही हम यहाँ पे निकाल रहे होते हैं, ठीक है। तो इतना जरूरी नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है। अच्छा, ये आपका इंसुलेटर के लिए है लेकिन आपका कंडक्टर के लिए नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हमने देखा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर कि जो एप्सिलॉन आर था वो कंडक्टर के लिए इनफाइनाइट था। तो अगर किसी चीज़ को आप इनफाइनाइट से डिवाइड करते हो तो वो जीरो हो जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें समझनी होगी, ठीक है। तो ई इंड्यूस्ड आपका जीरो हो जाएगा अगर ई एप्सिलॉन आर जीरो हो गया, ठीक है। और अगर एयर मतलब कुछ भी नहीं होगा, तो अगर कंडक्टर ले आए तो आपका ई नॉट के बराबर हो जाएगा पूरा, ठीक है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे देख लेनी है, बस कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया तो हम इजिली हैंडल करेंगे। अगली चीज़ होती है इफेक्ट ऑफ डाइइलेक्ट्रिक ऑन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, तो बेसिकली डाइइलेक्ट्रिक के बाद हमने डाइइलेक्ट्रिक सीखा। डाइइलेक्ट्रिक सीखने के बाद अभी हम देखने वाले हैं इफेक्ट्स के बारे में। जब कोई भी डाइइलेक्ट्रिक को जब आप पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में डाल दोगे तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा। मान लेते हैं ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसके बीच में सेपरेशन डी है, तो यहाँ से जो कैपेसिटी आएगी वो आएगी आपकी एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, दिस वुड बी दी कैपेसिटी। अगर हम यहाँ पर पहले केस की बात करें तो k इक्वल टू 1,
जो हमारा एयर का केस है वो हो जाएगी हमारी कैपेसिटी एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ठीक है। दूसरा केस जब हमारी थिकनेस डी के बराबर हो जाए तो ये हो जाएगी के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। तीसरा केस जब हमारी के यहाँ पे इन्फानाइट हो जाए किसी मेटल के लिए तो कैपेसिटी फिर कितनी हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी, ठीक है, क्योंकि हमने क्या किया है बेसिकली टी अपॉन के को यहाँ पे चेंज करते गए हैं। ओके, तो इस तरीके से हमें यहाँ पे चीज़ें देखने को मिलती है। अब यहाँ पर एक केस मान लो ऐसा हो जाए कि आपने बहुत सारे इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर बहुत सारे डाइलेक्ट्रिक डाल दिए अलग अलग थिकनेस वगैरह के, तो क्या होगा, तो हमारी जो कैपेसिटी होगी वो होगी एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस T1 प्लस T2 डैश 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 Tn प्लस T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2, इस तरीके से कुछ होगी, ठीक है। तो ये चीज़ हमें समझनी होगी। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं, अगली एक चीज़ होती है आपकी जो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ फिलहाल। देखो क्या होता है कि कई बार पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बैटरी से कनेक्टेड होते हैं, कई बार डिस्कनेक्टेड होते हैं। तो दो तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कनेक्शन में। पहली चीज़ क्या है कि अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को हमने बैटरी से कनेक्टेड छोड़ दिया तो उस केस में क्या होता है कि आपका जो पोटेंशियल है ना वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। अगर आपने जब हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के दौरान कुछ चेंजेस करे तो अगर बैटरी कनेक्टेड है तो पोटेंशियल हमारा कांस्टेंट रहेगा हर केस में। अब चेंजेस कैसे कैसे हो सकते हैं, देखो इसी केस के बारे में देख रहे हैं। ये हमारा पहला केस है जब बैटरी कनेक्टेड है और हम चेंज कर रहे हैं। तो क्या क्या चेंज हम कर सकते हैं, देखो हम जो चेंज कर सकते हैं वो चेंज कर सकते हैं एरिया, जो ओवरलैपिंग एरिया है उसको घटा सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। दूसरा चेंज कर सकते हैं डिस्टेंस का दोनों प्लेट के बीच में, और तीसरा हम मीडियम का, कुछ हमने डाल दिया अंदर, मीडियम इंट्रोड्यूस कर दिया, इनको उठाया किसी और मीडियम में डाल दिया। अगर हमने एरिया, देखो और क्या क्या यहाँ पे फ़र्क आएगा, कैपेसिटी में फ़र्क आ सकता है, चार्ज में फ़र्क आ सकता है, पोटेंशियल में फ़र्क आ सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में आ सकता है, एनर्जी में आ सकता है। अगर हमने देखो अगर हमने बैटरी को कनेक्टेड रखा तो पोटेंशियल रहेगा भाई कांस्टेंट, तो एरिया पर क्या फ़र्क पड़ेगा, जो कैपेसिटी होती है वो होती है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए अपॉन डी, ठीक है। तो हमने एरिया को अगर बढ़ा दिया तो हमारी कैपेसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। कैपेसिटी बढ़ जाएगी तो चार्ज बढ़ जाएगा और आपका जो पोटेंशियल है वो कांस्टेंट रहेगा। अगर हमने डिस्टेंस को कम किया तो भी हमारी कैपेसिटी बढ़ जाएगी, तो हमारा चार्ज बढ़ जाएगा और हमारा पोटेंशियल फिर भी कांस्टेंट रहेगा। ये तो कांस्टेंट ही रहना है अगर बैटरी हमारी कनेक्टेड है। तो मीडियम इंट्रोड्यूस करने का मतलब क्या है, जो कैपेसिटी होती है वो मीडियम पे डायरेक्टली डिपेंड करती है, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए अपॉन डी होती है, ठीक है। क्योंकि कैपेसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए अपॉन डी। तो ये मीडियम पे डायरेक्टली डिपेंड कर रही है, तो ये फिर भी बढ़ जाएगा। चार्ज बढ़ेगा या कि नहीं बढ़ेगा, चार्ज होता है CV। अगर हमारी कैपेसिटी बढ़ रही है और पोटेंशियल कांस्टेंट है तो चार्ज भी बढ़ेगा। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चेंज आएगा, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है हमारा V अपॉन डी, वोल्टेज अपॉन डिस्टेंस। तो अगर हमने किसको बढ़ाया, अगर हमने यहाँ पे वोल्टेज को कांस्टेंट रखा है और D के साथ कुछ चेंज किया है तो कुछ चेंज होगा, अदरवाइज नहीं होगा। यानी कि पहले केस में ये कांस्टेंट, दूसरे में डिस्टेंस कम की तो ये इंक्रीज हो जाएगी। मीडियम इंट्रोड्यूस किया तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। अब एनर्जी क्या होती है, एनर्जी होती है हाफ CV स्क्वायर, यानी कि पोटेंशियल तो कांस्टेंट है, कैपेसिटी पे डायरेक्टली डिपेंड करेगी, तो ये सब में बढ़ जाएगी, ठीक है। ये था हमारा पहला केस जब बैटरी कनेक्टेड है और हम चेंज कर रहे हैं। दूसरा केस, केस नंबर 2, आपका जो दूसरा केस है वो है आपने जब बैटरी को यहाँ पर क्या कर दिया, बैटरी एक तो कनेक्टेड है, अब की बार आपने बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया, बैटरी इज डिस्कनेक्टेड। तो यहाँ पर अगर बैटरी डिस्कनेक्टेड है तो फिर से वही चीज़, एरिया बढ़ सकता है, डिस्टेंस को घटाकर देखेंगे और आपका मीडियम को इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। देखो इससे क्या होगा, अगर बैटरी डिस्कनेक्टेड है तो चार्ज कांस्टेंट रहता है, ठीक है। बैटरी डिस्कनेक्टेड हो गई मतलब बैटरी को हटा दिया, तो जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था उनके बीच में चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है, चाहे आप उसमें कोई भी चेंज कर दो। तो पहला कैपेसिटी में देखेंगे, दूसरा चार्ज में, तीसरा पोटेंशियल में, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड में और फिर एनर्जी में। तो कैपेसिटी में क्या चेंज होगा, अगर आपने देखो कैपेसिटी हमारी क्या होती है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए अपॉन डी। अगर बैटरी डिस्कनेक्टेड है तो चार्ज तो भाई सम्यक रहेगा कांस्टेंट, ये तो कर देते हैं कांस्टेंट, ठीक है। अब एरिया बढ़ाया,
अगर एरिया बढ़ाया तो कैपेसिटी बढ़ेगी, डिस्टेंस घटाई तो भी कैपेसिटी बढ़ेगी, मीडियम डाला तो भी कैपेसिटी बढ़ेगी। अब पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल होता है Q अपॉन C। अगर चार्ज कांस्टेंट है और कैपेसिटी पर ये इन्वर्स है तो ये सब में घट जाएगा क्योंकि कैपेसिटी सब में बढ़ रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है क्या वो डिपेंड करता है एरिया के या फिर इन सब चीज़ों के ऊपर। तो चार्ज के फॉर्मेट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता था वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती थी, या फिर हम कह सकते हैं Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन R एप्सिलॉन नॉट इंटू A। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड आपका किस पे डिपेंड कर रहा है, चार्ज पर। चार्ज तो कांस्टेंट है, फिर किस पे डिपेंड कर रहा है, मीडियम और एरिया पर। तो एक केस में तो कांस्टेंट है डिस्टेंस के केस में, लेकिन बाकी सब केसेस में ये घटेगा या बढ़ेगा। एरिया बढ़ाओगे तो ये घटेगा, देखो इन्वर्स है, ठीक है। और अगर मीडियम को डालोगे तो भी घटेगा, इसके भी इन्वर्स है। अच्छा, हमारी जो एनर्जी स्टोर होती है वो होती है हाफ इंटू क्यू बी। ये डिपेंड करता है हमें कौन सा फॉर्मूला लेना है, जब हमारी कांस्टेंट वैल्यू कौन सी है उसके हिसाब से। क्योंकि यहाँ पर चार्ज कांस्टेंट है तो हम इसको ले रहे हैं। पिछली बार हमारी कैपेसिटी के हिसाब से निकालना था तो हमने उसको लिया था हाफ सी वी स्क्वायर को। तो अब यहाँ पर ये घटती जाएगी सब में। क्यों घटेगी, क्योंकि हमारा चार्ज कांस्टेंट है लेकिन पोटेंशियल सब में देखो घट रहा है, तो ये घट जाएगी सब में। तो ये हमारे क्वेश्चंस काफ़ी यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ पर नॉर्मल क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं, देखो वैसे तो हमने एनर्जी के तो करे, अब यहाँ पर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के ऊपर एक भी नहीं किया तो कर लेते हैं। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटी 2 माइक्रोफैरेड है, ठीक है, इतनी फैरेड है, माइक्रो की जगह मैंने ये लिख दिया है। और जब आपने एक मीडियम को डाला इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में तो इसकी कैपेसिटी बढ़ के कितनी हो जाती है, 200% बढ़ जाती है। पहले इतनी थी, अब 200% बढ़ गई जब आपने कोई मीडियम को इसके अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया है, ठीक है। तो आपको बताना है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उस मीडियम का कितना रहा होगा, मतलब के की वैल्यू उसमें आपको बतानी है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमारा कितना रहा होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हो सकते हैं। एक तो हो सकता है कि आप क्या करें, आप पहले नॉर्मल कैपेसिटी निकालें, फिर आप सी के निकालें, मतलब जब आपने इसको इंट्रोड्यूस कर दिया है तब निकालें, और फिर उस केस में आप यहाँ पर उसको डिवाइड कर लें। या फिर सीधे सीधे क्या कर सकते हैं, मीडियम की कैपेसिटी डिवाइडेड बाई एयर की कैपेसिटी से भी आप के निकाल सकते हो, ठीक है, फॉर्मूले के आधार पे केवल। तो अगर हम यहाँ पर देखें इसको तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जो हमारी सी मीडियम होती है ना वो कितनी होती है, वो होती है के टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, और जो सी एयर होती है वो होती है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। तो दोनों को डिवाइड करें तो के की वैल्यू आ जाएगी। तो जो के हो जाएगा वो हो जाएगा सी मीडियम डिवाइडेड बाई सी एयर। बट हमें तो पता ही नहीं है कि सी मीडियम कितनी है, सी एयर कितनी है, पता है ना, देखो सी एयर निकाल लेते हैं। सी एयर हमें निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, हमें 2 माइक्रोफैरेड दी गई है, हमसे कहा गया है 200% बढ़ जाती है जब मीडियम इंट्रोड्यूस किया। तो अगर कोई भी चीज़ 200% बढ़ जाती है तो यानी कि सी मीडियम जो है ना वो एयर में जो कैपेसिटी है प्लस इसका 200% ऑफ सी एयर। तो एयर में जो कैपेसिटी है वो कितनी है, एयर में जो कैपेसिटी है वो 2 माइक्रोफैरेड है, इसका 200% बढ़ जाती है, मतलब 200 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाई 2, मतलब कितना, 4 माइक्रोफैरेड। मतलब टोटल कितने माइक्रोफैरेड, 6 माइक्रोफैरेड। तो इसका मतलब क्या है कि आपका मीडियम में हो जाती है 6 माइक्रोफैरेड और एयर के केस में थी 2 माइक्रोफैरेड। तो कितना आंसर आया, 3 आया, यानी कि जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाला गया होगा उसकी वैल्यू थी 3, ठीक है। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन हम करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो है कि अगर वर्क डन टू डबल द एरिया ऑफ प्लेट ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग कैपेसिटी सी एंड पोटेंशियल वी क्या होगा, ठीक है। वर्क डन पूछा गया है, ठीक है। अच्छा, किस चीज़ में, डबल द एरिया, मतलब अगर पहले एरिया ए था तो उसको हमें डबल करना है, ठीक है। तो हमें एरिया को डबल करना है, ठीक है। कैपेसिटी सी है, पोटेंशियल वी है, तो U इनिशियल कितना होगा, हाफ सी वी स्क्वायर, ठीक है। तो अगर U इनिशियल इतना है तो U फाइनल कितना होगा, U फाइनल होगा हाफ इंटू। अब हम यहाँ पे नई कैपेसिटी कैसे निकालें, पहले हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आखिर जो कैपेसिटी है वो नई कितनी होगी, ठीक है। अब यहाँ पर हमने 2 रूल पढ़े थे, एक तो था आपका अगर बैटरी डिस्कनेक्ट है, एक है बैटरी कनेक्ट है। तो हम यहाँ पर कौन सा अप्लाई करें, ध्यान रखना जो बाई डिफॉल्ट होता है ना वो होता है बैटरी डिस्कनेक्टेड वाला, ठीक है। बैटरी हमेशा डिस्कनेक्ट रख दिया जब तक आपको क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया गया है। तो इसका मतलब आपका चार्ज कांस्टेंट रहेगा। अगर हमारा चार्ज कांस्टेंट रहेगा
तो इसका जो सीधा सा मतलब है वो ये है कि हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, फिर हम यहाँ से नई कैपेसिटी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखो नई कैपेसिटी जो होगी, पहली बात तो वो कैपेसिटी जो होती है वो होती है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर एरिया अपॉन डी, यानी कि एरिया बढ़ाओगे तो कैपेसिटी बढ़ जाएगी, यानी कि कैपेसिटी तो आपकी 2 गुनी हो जाएगी सीधी सीधी, क्योंकि एरिया भी 2 गुना हो गया। लेकिन नया पोटेंशियल कितना होगा ये कैसे निकालेंगे? देखो नया पोटेंशियल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, चार्ज आपका जो है वो बराबर रहने वाला है, कांस्टेंट रहेगा इनिशियल और फाइनल। तो C1V1 इज इक्वल टू C2V2 हम यहाँ पे कर सकते हैं। अब पहली कैपेसिटी अगर C है और पोटेंशियल अगर V है, तो नई कैपेसिटी हमारी ट्वाइस ऑफ C है और पोटेंशियल है V2। तो C से C गया तो हमारा जो V2 आया वो कितना आया, V/2। मतलब जो नया पोटेंशियल हो जाएगा ना वो आधा हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, कैपेसिटी बढ़ गई और पोटेंशियल आधा हो गया। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर V/2 का स्क्वायर हम लगा देंगे, ठीक है। तो लेकिन पूछा क्या है, वर्क डन, और वर्क डन कितना होता है, जो डेल्टा U के बराबर हो जाएगा, ठीक है, हमने देखा भी था। तो वर्क डन जो हो जाएगा वो हो जाएगा डेल्टा U के बराबर, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल हम यहाँ पे कर देंगे, ठीक है। फाइनल कितनी है, देखो फाइनल जो हमारी एनर्जी है वो है आपकी ये, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 2 से 2 गया तो ये हो गया CB²/4 और ये हो गया CB²/2, ठीक है, दैट्स इट। तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि ये आपका आधा है इनिशियल से, ठीक है। तो इनिशियल से आधा है, तो इसका मतलब क्या है कि फाइनल आपका आधा है इनिशियल से, ओके। तो यहाँ पर आप कह सकते हो ये अगर U/2 है तो ये U है, ठीक है। तो हमारी जो वर्क डन आया वो U/2 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से हम जो कह सकते हैं, आपकी बाकी लॉस कहाँ हो गया, हीट में, ठीक है। तो आप यहाँ से U की वैल्यू रखेंगे, ½ CV² डिवाइडेड बाई 2 आ गया, ठीक है। तो इतना सा यहाँ पे आंसर हमारा हो जाएगा। या फिर अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो यहाँ पे सीधे वैल्यू पुट कर सकते हैं। U फाइनल की वैल्यू कितनी आएगी, U फाइनल की वैल्यू CB²/4 आई, माइनस इनिशियल की कितनी है, ½ CV², ऐसे कर लेंगे, बात तो वही है, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे वर्क डन निकाल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। चलिए अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं और हम यहाँ पर और चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगले टाइप के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कैपेसिटर में, वो पूछे जाते हैं कॉम्बिनेशन से, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। मतलब कैपेसिटर को हम कई बार सीरीज में ऐड कर देते हैं। तो कॉम्बिनेशन हमेशा हर चैप्टर में 2 ही तरीके के पाए जाएंगे, या तो सीरीज या फिर पैरेलल। तो जो सीरीज होते हैं उसमें क्या होता है, बहुत सारे कैपेसिटर को हम लाइन से जोड़ देते हैं, तो उसमें जो इक्विवेलेंट कैपेसिटी आती है वो कुछ इस तरीके की आती है। और पैरेलल के केस में क्या होता है, पैरेलल के केस में जो रेजिस्टेंस के केस में सीरीज में होता है वही यहाँ पे पैरेलल में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, C1 + C2 इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है, इतना सा है, ठीक है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें वही हैं जो वहाँ पर आपकी रेजिस्टेंस में होती थी, जो वहाँ पर आपकी सीरीज की थी, यहाँ पर पैरेलल, वहाँ पे पैरेलल, यहाँ पे सीरीज, बस इतना सा अंतर है, ठीक है। चलिए अब उसके बाद हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और देखो 2 के लिए जो वहाँ पे पैरेलल में था R1 R2/R1 + R2, यहाँ पर वो सीरीज में है 2 के लिए, बस इतना सा अंतर है, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे तो हमें आइडिया लग जाएगा कि हमें कैसे क्या यूज़ करना है। ये तभी अच्छे से हो पाएंगे जब हमने एक बार उस चैप्टर को ढंग से पढ़ लिया होगा, करंट को। उसके अगर लेक्चर आपने देखे हैं अच्छे से तो वहाँ पर आप सारे क्वेश्चन अगर ढंग से लगा पाते हो तो ये बहुत आसान है। इसकी कैपेसिटी है 10 माइक्रोफैरेड, इसकी 15 माइक्रोफैरेड और इसकी 30 माइक्रोफैरेड, ठीक है। और ये बैटरी है 60 वोल्ट की, ठीक है। यहाँ से आपका करंट निकलता है, आपको बताना है कि भाई आपका चार्ज कितना होगा, ठीक है। टोटल चार्ज जो यहाँ से बैटरी से इसमें स्टोर होगा तीनों में मिलाकर V1, V2, V3 रेस्पेक्टिवली क्या होने चाहिए, इस तरीके का हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है। तो हिंट के तौर पे मैं यहाँ पे बता देता हूँ। सबसे पहले C इक्विवेलेंट निकाल लो। C इक्विवेलेंट निकालने के बाद यहाँ पर क्या पता चल गया कि इक्विवेलेंट कैपेसिटी कितनी है, ठीक है। और जो चार्ज होता है ना वो होता है C × V, ठीक है। वोल्टेज हमें टोटल पता है 60 वोल्ट है और हमें टोटल कैपेसिटी भी पता चल जाएगी, तो हमारा चार्ज आ गया,
ठीक है। अब V1 V2 V2 V3 कैसे निकालेंगे, वो हम यहाँ पे रेस्पेक्टिवली क्या कर देंगे, क्योंकि हमारा Q C भी होता है तो V Q अपॉन C कर देंगे, तो जो भी चार्ज है उसमें डिवाइडेड बाई C करते जाएंगे तो हमारा V1 V2 V3 भी आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम इसको निकालना चाहें तो कैसे निकाल सकते हैं, जो हमारा चार्ज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, C इक्विवेलेंट मल्टीप्लाई बाई पोटेंशियल। तो हमें C इक्विवेलेंट निकालना है। अब क्योंकि ये सीरीज में है तो पैरेलल वाला कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, 1/10 प्लस 1/15 प्लस 1/30। तो हमारा ये जब एलसीएम ले लेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारा जो आंसर आना चाहिए यहाँ से वो आना चाहिए 5 माइक्रोफैरेड। ये C इक्विवेलेंट आ गया, तो यहाँ पर हम वैल्यू रख देंगे 5 और इधर 60, तो आंसर आएगा हमारा 300। अच्छा, यूनिट क्या आएगी, माइक्रो कूलाम। ठीक है, इस तरीके से चार्ज। अब V1 V2 और V3, V1 कितना, V1 हो जाएगा Q अपॉन C1। तो चार्ज कितना है हमारा, चार्ज है 300, तो C1 कितना है 10, तो आंसर कितना 30। V2 Q अपॉन C2, चार्ज कितना है 300, तो C2 कितना है 15, तो आंसर 20। ऐसे ही 300 अपॉन 30 तो 10। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे सबके वोल्टेज आ गए। तो वोल्टेज की यूनिट तो V ही रहेगी। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर जो है वोल्टेज में स्टेट वोल्ट नहीं निकाल रहे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है बेसिकली वो कुछ इस तरीके का है। यहाँ पर हमारा पॉइंट A है। ठीक है, ये पॉइंट B है। ये आपका 5 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है, ये आपका 10 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है और ये 5 वोल्ट की बैटरी है। क्वेश्चन ये है हमारा कि इफ VA माइनस VB हमारा 15 वोल्ट है, तो बताइए चार्ज कितना होगा। Q की वैल्यू कितनी होगी। तो करना क्या है, यहाँ पर अगर हम किरचॉफ्स लॉ लगाएं तो हमारा हो जाएगा, लेकिन किरचॉफ्स लॉ तब लगाएंगे जब हमने वो पढ़ा हो। तो इसीलिए करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़े होंगे लेक्चर्स, तो ये बहुत आसानी से हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर बात करें तो अगर हम A से B तक जाना चाहते हैं तो कैसे जा सकते हैं, VA माइनस, देखो बेसिकली VA माइनस B भी 15 वोल्ट है, इसका मतलब इधर हाई वोल्टेज रहा होगा, इधर लो वोल्टेज रहा होगा। ठीक है, तो चार्ज की डायरेक्शन हमने ऐसे कर ली। अब जिधर एंट्री करता है उधर प्लस, जिधर से निकलेगा उधर माइनस, इधर बैटरी है माइनस, बड़ा टर्मिनल प्लस, अब चार्ज इधर प्लस इधर माइनस। ठीक है, हमने किरचॉफ्स के अंदर पढ़ा था। अब हमें साइन कौन से लेने होते हैं, जो एग्जिट वाले होते हैं। तो हमने VA ले लिया, फिर हम आए 5 माइक्रोफैरेड पर। अच्छा, हमें लेना क्या है, पोटेंशियल लेना है। तो 5 माइक्रोफैरेड पर जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, Q अपॉन C। चार्ज कितना है हमारा हमें नहीं पता है, तो हमारा जो ये हो जाएगा Q अपॉन C मतलब 5। माइनस क्यों आया, क्योंकि हमें एग्जिट वाला साइन लेना है। अब इधर एग्जिट वाला साइन प्लस है तो हमने यहाँ पर +5 कर दिया, क्योंकि ये तो ऑलरेडी वोल्टेज है, बैटरी है, तो इसीलिए हमें इसमें कुछ करना ही नहीं है। अब ये फिर कैपेसिटर आ गया, तो ये कैपेसिटी है, तो वोल्टेज कितना होगा, फिर से Q अपॉन C। चार्ज साइन कौन सा है, माइनस का, एग्जिट वाला। ठीक है, कहाँ पर आ गए, B पर आ गए, इक्वल टू 0। अब VA माइनस BB की वैल्यू 15 है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, अगर इसकी वैल्यू 15 है तो मतलब Q अपॉन 5 प्लस Q अपॉन 10 माइनस 5 कर देंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपका ये +5 है। ठीक है, ये 15 है, तो हमने यहाँ पे वैल्यू रखी, तो आपका जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो मतलब बेसिकली हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसको आप जो है VA माइनस BB हमारा हो जाएगा। ठीक है, -5 इधर रख देंगे और ये हमारा 15 हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा Q अपॉन 5 प्लस Q अपॉन 10 माइनस 5। तो हमारी जो चार्ज की वैल्यू आएगी वो कुछ 200 अपॉन 3 आने वाली होगी। ठीक है, और इसको जब हम और सॉल्व कर लेंगे तो 66.67 कूलाम आ जाएगी। ठीक है, दैट्स इट।
हमें इतना ध्यान रखना है। इस तरीके से हम ऐसे क्वेश्चंस को भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम यहाँ पर और क्वेश्चंस करते हैं, किसके ऊपर, कॉम्बिनेशन के ऊपर, ठीक है। तो सपोज हमारा ये क्वेश्चन है इस तरीके से, ये हमारा कैपेसिटर हो गया, ठीक है, ये एक और कैपेसिटर हो गया, ये एक और कैपेसिटर हो गया, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। तो हमसे पूछा गया है सी ए बी कितना होगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ए और बी के बीच में कितना होगा, ये हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम डायरेक्ट नहीं कर सकते। अगर करंट इलेक्ट्रिसिटी के लेक्चर्स पढ़े होंगे तो उसमें मैंने एक तरीका बताया था, सिमेट्रिकल लाइन मेथड। तो उसको यूज़ करके हम यहाँ पर एक सिमेट्री, क्योंकि दोनों साइड में सिमेट्री है, तो हम यहाँ से सिमेट्रिकल लाइन लेंगे तो ये जंक्शन को हम हटा सकते हैं, ये फॉल्स जंक्शन है। तो जब हम इसको हटा देंगे तो ये कैसी सिनेरियो हो जाएगी, ये कुछ ऐसा सीन हो जाएगा। अब हमारे लिए करना बेहद आसान है, इसको भी हटा देते हैं, ये सिर्फ रिप्रेजेंट करने के लिए बनाई थी। अब हमारे लिए बहुत आसान हो गया क्वेश्चन करना, क्योंकि देखो ये और ये किस में आ गए, सीरीज में। और दो जब रजिस्टेंस सीरीज में आ जाते हैं तो दो कैपेसिटर जब आपके सीरीज में आ जाते हैं तो जो रजिस्टेंस पैरेलल में होते थे वैसे ही सॉल्व करना है। तो सी और सी 2C नहीं होंगे, C/2 हो जाएंगे। तो ये दोनों आपके C/2 हो गए। ये किस में आ गए, पैरेलल में। पैरेलल में वही कहानी है जो सीरीज में रेजिस्टेंस के लिए है, मतलब दोनों जुड़ जाएंगे डायरेक्टली। तो C और C+2 3C/2 हो जाएंगे। ये और ये तीनों सीरीज में आ गए। अब इनको पैरेलल की तरह ट्रीट करना पड़ेगा। तो C और C पैरेलल में अगर रेजिस्टेंस होते तो R/2 हो जाते, तो यहाँ पर ये C/2 हो जाएंगे, ठीक है। तो इन दोनों की जगह पर मैं क्या लिख देता हूँ, यहाँ पे केवल C/2, ठीक है। एक को हटा देते हैं, सिर्फ एक ही बचेगा, इसकी नेट C/2 मान लेते हैं। अब ये दोनों किस में आ गए, फिर से ये सीरीज पे आ गए। तो अब इन दोनों को फिर से उसी तरीके से ट्रीट करना पड़ेगा। अगर ये रेजिस्टेंस होते तो कैसे ट्रीट करते, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 की तरह करते, क्योंकि ये कैपेसिटर है। तो कैसे करेंगे, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो यहाँ पर फिर से इनको कर लेते हैं, C/2 मल्टीप्लाई बाई 3C/2। अब इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 4C/2। C सम में गया, 2 भी सम में गया। तो हमारा जो बचा, कितना बचा, इधर बचा ऊपर 3 और नीचे 4, ठीक है, 3/4, यानी कि ये हमारा हो गया 3C/4। तो अब हम इस पूरे को हटाकर क्या लिख सकते हैं, पूरे को अगर हम हटा दें तो हम यहां पर लिख सकते हैं 3C/4। अब ये दोनों किस में है, ये दोनों फिर से सीरीज में है। तो सीरीज में पैरेलल की तरह ट्रीट होता है यहाँ पर। तो इसको हटाकर एक बना देंगे और कितना बन जाएगा, C/2 का। अब ये दोनों किस में है, पैरेलल में, ये दोनों डायरेक्टली जुड़ जाएंगे। तो 3C/4 प्लस C/2, तो ये हो जाएगा 3C और ये हो जाएगा 2C। तो आंसर आ गया 5C/4, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर आसानी से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कंफ्यूजन में नहीं आना है रेजिस्टेंस और यहाँ पर, ठीक है। ये बिल्कुल अलग चीज़ है, वो अलग चीज़ थी, ठीक है। अब हम यहाँ पर आगे, अब जो नेक्स्ट टॉपिक होता है इसके अंदर वो होता है इफेक्ट ऑफ डाइइलेक्ट्रिक इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पहली चीज होती है एरिया डिवीजन। हमने क्या किया, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिए, यहां पर हमने एरिया वाइज डिवाइड कर दिया। ये एरिया A1 में, ये A2 लिया, A3। तो यहां से जो C इक्विवेलेंट आएगा वो कितना आएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3, क्योंकि हमने तीनों डाइइलेक्ट्रिक किस में डाल दिए हैं, यहाँ पे पैरेलल में।
ठीक है। तो यहाँ पर पैरेलल में जो रेजिस्टेंस आएगा, जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, सीरीज जैसा कुछ होता है। तो यहाँ पे C1 प्लस C2 प्लस C3 हो जाएगा, ठीक है। तो जब हम इसका इक्विवेलेंट निकालेंगे ना, C इक्विवेलेंट, तो वो कितना आने वाला है, एप्सिलॉन नॉट D K1 A1 प्लस K2 A2 प्लस K3 A3, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं पूछता है, क्वेश्चन सीधा क्या पूछता है, K इक्विवेलेंट। तो यहाँ पर जो K इक्विवेलेंट होगा वो होगा K1 A1 प्लस K2 A2 प्लस K3 A3 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, A। इस तरीके से हो गया। तो हमारा जो C इक्विवेलेंट यहाँ पर आने वाला है वो आएगा K इक्विवेलेंट एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, ठीक है। तो ये था हमारा 3 के लिए। अब हमारा 2 के लिए कितना होगा, 2 के लिए जो होगा वो होगा, मतलब हमने A1 और A2 इस तरीके से 2 डिवाइड कर दिया। तो जो K इक्विवेलेंट होगा वो होगा यहाँ पर K1 प्लस K2 अपॉन 2, ठीक है। तो ये हमारा अर्थमेटिक मीन है, ओके। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो हमने 2 को जब देखो, ये ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा, पिछला वाला इतना ज़रूरी नहीं था। तो ये जो अर्थमेटिक मीन है ये एरिया डिवाइड के लिए है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे याद रखने का एक तरीका भी मिल गया, ट्रिक कह सकते हो, याद रखने का जो छोटा सा तरीका है। एरिया डिवाइड कर रहे हो तो अर्थमेटिक मीन निकलेगा, ऐसी डिस्टेंस डिवाइड करेंगे तो हार्मोनिक मीन निकलेगा, ठीक है। तो दूसरा केस होता है इसके अंदर, जब हम ऐसे इनको रखते हैं, डिस्टेंस डिवाइड करते हैं ऐसे करके, ठीक है। तो ये K1, ये K2, ये K3, ये हम कर क्या रहे हैं, डाइइलेक्ट्रिक डाल रहे हैं इसके अंदर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर। तो अगर ये 2 के लिए पूछा जाए तो कितना हो जाएगा, वही वाली कहानी है, 2 के लिए पूछा जाएगा तो हार्मोनिक मीन आ जाएगा, है ना। तो ये K इक्विवेलेंट आएगा हार्मोनिक मीन 2 K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब भी क्वेश्चन आएगा तो उसमें 4 ऑप्शन आते हैं। तो कई बार क्या होता है ना, उसमें जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है उसकी मदद से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। कई बार डायमेंशनल फॉर्मूला ही मैच नहीं करता है 3 ऑप्शंस का, तो इसीलिए डायमेंशनल फॉर्मूले से हमारी आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। तो K इक्विवेलेंट हमारा यहाँ पर हार्मोनिक मीन आ जाएगा, ठीक है। तो 2 ही मीन आते हैं, एक अर्थमेटिक मीन और एक हार्मोनिक मीन, चाहे वो काइनेमेटिक्स में देखा था, चाहे फ्लूइड मैकेनिक्स में देखा, चाहे यहाँ पर हमने देखा, ठीक है। काइनेमेटिक्स में हमने देखा था स्पीड, एवरेज स्पीड के लिए, फ्लूइड मैकेनिक्स में हमने एवरेज डेंसिटी वाला जो देखा था वो था, और यहाँ पर हम देख रहे हैं K क्या है हमारा, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जो डाइइलेक्ट्रिक डाल रहे हैं उनका कांस्टेंट और उसका इक्विवेलेंट। तो यहाँ पर बेसिकली हार्मोनिक मीन और अर्थमेटिक मीन 2 ही चीज़ होती है। तो यहाँ पर याद रखने का तरीका ये है कि अगर आप एरिया डिवाइड करके डालोगे तो अर्थमेटिक मीन, दोनों में A और A आ रहा है। और हार्मोनिक मीन का जो तरीका है, ऑब्वियस सी बात है, एक अर्थमेटिक मीन है तो बचा हुआ हार्मोनिक मीन ही होगा, ठीक है। तो ये चीज़ हमें समझनी होगी, ये वाली चीज़ें हो गई, ठीक है। अब उसके बाद जैसे क्वेश्चन यहाँ पर कैसे आ सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम एक क्वेश्चन करते हैं, ये हमने क्या लिया, कैपेसिटर, और हमने क्या किया यहाँ पर इस तरीके से ऐसा डिवीजन बना दिया। मतलब जो K2 और K3 है वो तो हमने किस में डाल दिए, डिस्टेंस डिवाइड में, और K1 प्लस K2 K3 हमने एरिया डिवाइड में डाल दिए, ठीक है। तो आपका करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे सबसे पहले K2 और K3 को सॉल्व कर लेते हैं। हमारा टारगेट पहले ये रहेगा। तो हमारा जो हार्मोनिक मीन है वो कितना हो जाएगा, हार्मोनिक मीन हो जाएगा, क्योंकि दोनों सीरीज में है, तो K1 K2 अपॉन, देखिए हार्मोनिक मीन होता है 2K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2, तो 2K2 K3 डिवाइडेड बाई K2 प्लस K3, दिस इज दी हार्मोनिक मीन, ये सीरीज में हो गए। अब आते हैं हमारा अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन का क्या किस्सा है, अब इन दोनों की जगह हम इसको पुट कर सकते हैं और K1 और ये आपके अर्थमेटिक मीन में आ जाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 2K2 K3 डिवाइडेड बाई K2 प्लस K3 प्लस K1 अपॉन 2, क्योंकि अर्थमेटिक मीन K1 प्लस K2 अपॉन 2 होता है, ठीक है। तो ये अर्थमेटिक मीन हो गया, ये फाइनल आंसर है हमारा, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे K इक्विवेलेंट निकाल सकते थे। तो आई होप ये समझ में आया होगा हम लोगों को कि कैसे हम यहाँ पर चीज़ों को हैंडल करेंगे। अगला जो क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं RC सर्किट के। तो RC सर्किट के यहाँ पर हम देखने वाले हैं RC सर्किट। तो RC सर्किट का मतलब क्या है, ऐसे सर्किट जिनमें रेजिस्टेंस और कैपेसिटर दोनों एक साथ लगे हुए हों। ये कैपेसिटर है, ये रेजिस्टेंस है, ये बैटरी है। तो कैपेसिटर, रेजिस्टेंस और ये बैटरी हो गई।
तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर होता क्या है बेसिकली, यहाँ पर आपसे डिस्चार्जिंग और चार्जिंग का फिनोमेना यहाँ पे पूछा जाता है, ठीक है। एक बार हम उसको चार्ज करेंगे कैपेसिटर को और रेजिस्टेंस की वजह से डिस्चार्ज होगा, ठीक है। तो वो सब चीज़ें यहाँ पर ऑब्जर्व करी जाती हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन सॉल्व होते हैं वो इस चीज़ से होते हैं कि जब t इक्वल टू 0 होता है, मतलब जब शुरू की बात आप कर रहे हो, तो शुरू की बात कर रहे हो तो चार्ज 0 होगा कैपेसिटर के ऊपर, ठीक है। तो शुरू में जो कैपेसिटर होता है वो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है। शॉर्ट सर्किट मतलब एक ऐसा सर्किट जिसमें 0 रेजिस्टेंस है, ठीक है, मतलब सारी के सारी चार्ज को पास होने देगा। लेकिन जब टाइम इन्फानाइट हो जाता है, मतलब इसको हम कहते हैं स्टेडी स्टेट। कौन सी स्टेट? जब आपका बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है, धीरे धीरे आपका जब टाइम काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, तो उस केस में जो चार्ज है वो पूरा हो जाता है CV के बराबर। यहाँ पर क्या है, आपका कैपेसिटर फुल हो चुका है, तो जो कैपेसिटर है वो अब की बार ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। ओपन सर्किट, ठीक, एक बार क्लोज सर्किट, मतलब एक बार शॉर्ट सर्किट, एक बार ओपन सर्किट, ये हमें समझना होगा। तो यहाँ पर आपका एक बार तो बिहेव कर रहा है शॉर्ट सर्किट की तरह और एक बार बिहेव कर रहा है ओपन सर्किट की तरह, ठीक है। ये चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान रखनी होगी। तो कब कब बिहेव कर रहा है, अगर हमें ये याद रह गया तो हम क्वेश्चन को कर लेंगे। ऐसे ही हम पढ़ेंगे आगे चल के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर हमारा एक आएगा इंडक्टर वाला, ठीक है, और रेजिस्टेंस, ठीक है। तो RL वहाँ पे पढ़ेंगे, तो वहाँ पर कुछ अलग सीन होता है। और अल्टरनेटिंग करंट के अंदर उसका फिनोमेना भी देखेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। तो उसको याद रखने की ट्रिक भी बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली ये फिनोमेना हमें याद होना चाहिए, उसके अलावा हमें कुछ भी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। अब जैसे हम क्वेश्चंस करें RC सर्किट के, ठीक है, हालांकि फॉर्मूले हो सकते हैं डिस्चार्जिंग के, चार्जिंग के, पर वो कोई काम नहीं आएंगे। काम जो आएगा वो सिर्फ कॉन्सेप्ट काम आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे हम यहाँ पर अगर देखें तो हमने क्या किया, मान लो 2 रेजिस्टेंस लिए, एक लिया 6 ओम का, एक लिया 4 ओम का, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पर RC सर्किट है ना, रेजिस्टेंस और कैपेसिटर, तो इसीलिए हम यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहे हैं, ठीक है। ये हमारा कैपेसिटर है, ये हमारा है आपका 4 माइक्रोफैरेड का, और ये है 5 ओम का, ठीक है। फिर हमने एक बैटरी ले ली, और बैटरी जो है वो 8 वोल्ट और 1.6 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस वाली है। तो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि यहाँ से I करंट जाएगा, इसमें भी कुछ करंट मान लो I1 चला गया, इसमें कुछ मान लो I2 चला गया, तो हमें बताना है कि I कितना होगा, I1 कितना होगा, I2 कितना होगा, चार्ज कितना होगा, बट कब, जब आपका स्टेडी स्टेट है t इक्वल टू इन्फानाइट पर। ध्यान रखना है t इक्वल टू इन्फानाइट पर कैपेसिटर फुल चार्ज हो जाता है और वो आपका ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है, मतलब वो है ही नहीं, ठीक है। मतलब एक तरीके से ऐसा बिहेव करेगा कि सर्किट में है ही नहीं, सर्किट टूटा हुआ होगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारा जो टोटल करंट है I1 I2 ये सब क्या होंगे, देखो। तो हमारा अगर यहाँ पर देखें तो हमारा क्योंकि कैपेसिटर है ओपन सर्किट, तो इसका मतलब हम इसको हटा ही देते हैं, इसका तो कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, सर्किट को ओपन रख देगा, मतलब I1 तो आपका 0 है, ठीक है। तो एक आंसर हमें पता चल गया 0। अब I कितना होगा, I2 के बराबर होगा, ठीक है। I और I2 बराबर होंगे क्योंकि सारा का सारा करंट सिर्फ ऊपर ही जा रहा है। अब वो कैसे निकालें, वो निकालना तो बेहद आसान है, क्योंकि 2 रेजिस्टेंस है, वो किस में है, हमारे पैरेलल में। तो हमारा क्या होगा, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, 6 इंटू 4 अपॉन 6 प्लस 4, है ना, 6 प्लस 4 होता है 10, तो ये हो जाएगा हमारा 12 अपॉन 5, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया, नेट रेजिस्टेंस आ गया। अब ये अगर हमारे पास आ चुका है तो हमारा जो अच्छा ये देखो, ये क्या दिया गया बेसिकली, ये फिर आपका ना EMF दिया गया है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये हमारा पोटेंशियल नहीं है, TPD नहीं है, तो पहले तो हमें TPD निकालना पड़ेगा, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ जो दिया गया है हमेशा वो E दिया जाता है, ध्यान रखना है। तो हमारा जो TPD होगा वो कितना होगा, E माइनस IR, ठीक है। अब हमारा करंट कहाँ से आएगा, तो अगर हम बात करें तो हमारा जो करंट आएगा वो कितना आएगा, अच्छा चार्ज तो हम निकाल लेंगे। देखो चार्ज तो निकालना बहुत आसान है, क्योंकि आपका जो चार्ज हो जाएगा वो कैपेसिटी, देखो कैपेसिटी कितनी है आपकी, कैपेसिटी थी हमारी 4 माइक्रोफैरेड की, देखो, है ना। तो यहाँ पर अगर हमें पहले करंट निकालना बहुत जरूरी है, तो करंट कैसे निकालें, तो टोटल वोल्टेज 8 है और टोटल रेजिस्टेंस कितना है, इसका हो गया 12/5। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये 2.4, ठीक है। और 2.4 ओम अगर ये आ गया और 1.6 ओम अगर ये आ गया और दोनों ही सीरीज में है, तो टोटल रेजिस्टेंस हो गया 4 ओम का, यानी कि जो करंट आएगा वो कितना आएगा, 8 डिवाइडेड बाई 4, मतलब 2 एम्पियर का हमारा करंट आ चुका है।
अगर 2 एम्पियर का करंट हमारा आ चुका है तो इसका मतलब क्या है कि जो ईएमएफ है वो है हमारा 8 माइनस आई की वैल्यू है 2 और आपका जो भी इंटरनल रेजिस्टेंस है वो है 1.6, तो ये आंसर आ जाएगा 4.8 वोल्ट। बैटरी का जो टीपीडी होगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, वो 4.8 वोल्ट आ गया। तो हमारा चार्ज कितना होगा, जो चार्ज होगा वो होगा हमारा Q होता है CV के बराबर, ठीक है। अब जो कैपेसिटी है वो कितनी है हमारी, जो कैपेसिटी है वो आपकी 4 माइक्रोफैरेड है, ठीक है। तो हमारा जो 4 माइक्रोफैरेड है, अगर कैपेसिटी 4 है और वोल्टेज 4.8 है तो फिर हमारा जो आंसर है वो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अगर मल्टीप्लाई करेंगे, कैपेसिटी 4 माइक्रोफैरेड है, वोल्टेज हमारा कितना आया है 4.8, तो मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8 4 32 और 19.2 माइक्रोकुलाम, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये हमारा ऐसे क्वेश्चन आरसी सर्किट से हमें देख, तो आई होप ये हम सब लोगों को पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे क्वेश्चंस यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, और अगली क्लास में हम आगे के टॉपिक पढ़ेंगे। जब तक आप जो है इसका अच्छे से खूब सारे क्वेश्चंस लगा लीजिए, क्योंकि वी हैव डिस्कस्ड ऑल टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, हमने सारी ही प्रॉब्लम्स कवर करी हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।